क्रियात्मक अनुसंधान के पिछले 3 वीडियो में, एक में हमने अर्थ और उद्देश्य देखे थे, दूसरे में हमने विशेषताएँ देखी थी, अब तीसरे वीडियो में हमने देखा था उसके विषय क्षेत्र। इसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान के पदों को जानेंगे, स्टेप्स देखेंगे और एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम कि कैसे क्रियात्मक अनुसंधान का जो पूरा प्रारूप है डिज़ाइन है वो कैसे होता है। तो स्टेप्स को अगर देखें क्रियात्मक अनुसंधान के, तो जो पहला इसमें आता है वो है क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या का चयन करना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किस समस्या के समाधान के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहते हैं। वाक़ई में वो समस्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमें भ्रम की स्थिति हो कि ये समस्या है या नहीं है। तो इसीलिए हम सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं। दूसरा हमने कहते हैं कि जो कॉज़ है कारण हैं उस समस्या के बनने के उनको हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और तीसरा हमने बताया ये कि इन कारणों को ध्यान में रखते हुए हम एक परिकल्पना बनाते हैं, एक्शन हाइपोथेसिस इसे कहते हैं। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी भी समस्या का संभावित समाधान को आप परिकल्पना कह सकते हैं। तो आगे हम एग्ज़ाम्पल में आप अच्छे से समझेंगे इसको। दूसरी अगला जो स्टेप आता है क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा तथा क्रियात्मक परिकल्पना का परीक्षण। तो हम क्या करते हैं पूरा डिज़ाइन करते हैं इसको कि कैसे, क्या और कब करना है। तो यहीं पे ही आ जाती है इस वाले स्टेप्स में। अगला ये होता है कि आँकड़े, तो इससे पहले जो हमने कहा कि कौन-कौन सी एक्टिविटी हम जो करेंगे उसके पीछे उसके बाद कुछ न कुछ हमें परिवर्तन देखेंगे हमारी समस्या के समाधान के बारे में। तो वही हमारे आँकड़े होते हैं और उनका हम विश्लेषण करते हैं और लास्ट में हमारे पास परिणाम आते हैं परिकल्पना के और उन्हीं से ही हम पूरे जो अलग-अलग हमने एक से अधिक अगर हमने परिकल्पना बनाई है, तो उनका निष्कर्ष हम पूरे लास्ट में लिखते हैं। तो ये हमारा क्रियात्मक अनुसंधान के स्टेप्स होते हैं। अब एक समस्या ले लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की और उसका समाधान करते हैं। अगर आप ज्योग्राफ़ी पढ़ा रहे हैं और आप गए और आपने देखा कि आप पढ़ा रहे थे और आपको ये पता चला इस दौरान कि छात्र-छात्राओं को जो राजनीतिक मानचित्र है, उनको वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें दर्शाई गई सीमाओं को पहचान नहीं पा रहे हैं, विश्व के मानचित्र की। साथ ही साथ आपने देखा कि भारत के जो मानचित्र है, उसमें भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं और जो राज्य की सीमाएँ हैं और जो साथ ही साथ जिस जगह पे बच्चा रह रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं को ठीक से वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो इस संदर्भ में आप एक्सेल रिसर्च कह सकते हैं, ठीक है? तो अब ये जो समस्या हम कह रहे हैं, ये बनी कब? आप पढ़ा रहे थे, तो आपने देखा कि कुछ बच्चों को आपने किसी एक बच्चे को आपने बताया कि बच्चे क्या हुआ? तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो रखा है और वो बता नहीं पा रहा है सपोज़, ठीक है? तो यहाँ पर वो इधर की बात पूछी थी हमने, बच्चा इधर दूसरी तरफ जा रहा है। फिर आपको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही बच्चे की समस्या है या क्या और बच्चों की भी समस्या ऐसी है ना? तो आपने और बच्चों को भी भेजने की कोशिश की मैप के थ्रू और देखा कि और बच्चों इस बारे में क्या सोच रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से फिर आपको पता चला कि जो और बच्चे हैं वो भी क्या है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसको के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि छात्र-छात्राएँ हैं, भारत या विश्व के मानचित्र की राष्ट्रीय सीमाओं की पहचान नहीं कर पा रहे। ये पूरा फॉर्मेट है जो हमने पीछे स्टेप्स बताए थे उसके ही अनुसार। उसके बाद दूसरा अनुसंधानकर्ता का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम समस्या का परिचय कराएँगे और छात्र-छात्राएँ छात्र-अध्यापक जब यानी कोई भी टीचर हम बात कर रहे हैं, तो मैं अपने बीएड के स्टूडेंट के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं छात्र-अध्यापक लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई भी टीचर्स है, तो वो कक्षा 7 को पढ़ा रहा है ना? तो अपने और उसमें वो पढ़ा रहा था और उसमें उससे संबंधित उसने प्रश्न पूछे और बच्चों ने सही जवाब नहीं दिए। किससे? मानचित्र में दर्शाई गई जो राजनीतिक जो बाउंड्री होती है, उनके बारे में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
उसके बाद समस्या का सीमांकन हम करते हैं कि किसी जो भी विद्यालय हमने लिया है उससे उस विद्यालय की किस कक्षा के छात्र-छात्राओं पर ये अनुसंधान किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि हमने सारे वो ले लिए जो छात्र-छात्राएँ ले ली अन्य कक्षाओं की, इसलिए हम सीमांकन भी कर सकते हैं इसमें। तो ये उसके बाद हम बात करेंगे कि समस्या का महत्व। अगर हम कक्षा 7 के जो हमने सीमांकन किया था, इन छात्र-छात्राओं के अम, लिए इस समस्या के समाधान का महत्व अगर हम देखें, तो छात्र-छात्राओं को भूगोल के प्रकरणों का सरलता से हम ज्ञान करा सकते हैं और उससे हम उनके कक्षा शिक्षण की जो उपलब्धियाँ होती हैं, क्लासरूम अचीवमेंट है उनमें हम वृद्धि कर सकते हैं। कोई महत्व है, उसके बाद देख लेते हैं उद्देश्य। उद्देश्य को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भूगोल विषय के अध्ययन के लिए प्रेरित करना और साथ ही रुचि भी उत्पन्न करना। मानचित्रों का बोध कराना, ये अलग-अलग के मानचित्र हैं उनसे संबंधित वो अंडरस्टैंडिंग रख सकें। ये है कि मानचित्रों के उपयोग करने की सक्षमता का छात्र-छात्राओं में विकास हो। तो जितने भी भौगोलिक आँकड़े होते हैं या रेखाचित्र हैं, उनको हम मानचित्र में दर्शा सकें और ऐसी जो क्षमता है छात्र-छात्राओं में विकसित हो। तो पीछे हमने समस्या के बारे में देखा था, महत्व के उद्देश्यों के बारे में बात की। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो समस्या बनी थी, उसके पीछे कारण क्या है? तो उन कारणों को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये सबसे पहला कारण लगता है कि छात्र-छात्रों को विभिन्न प्रकार के मानचित्र में अंतर स्पष्ट नहीं है कि अलग-अलग प्रकार के मानचित्र उसे सेम जैसे लगते हैं। अब दूसरा ये आया हम इसमें लिखेंगे जो एविडेंस हमें कहाँ पता चला? तो विद्यार्थियों से कक्षा शिक्षण में प्रश्न किए गए और विद्यार्थियों ने सही उत्तर नहीं दिए। तो ये हमारे पास प्रमाण है, जो यहाँ पे लिखा है। ये वाला कॉलम है हाँ, लिखा है इसमें। तो यानी क्या हम इसका समाधान कर सकते हैं? तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं। ये कॉलम इस वज़ह से होता है कि कई ऐसे कारण भी निकल सकते हैं, जिनका समाधान आप नहीं कर सकते। ठीक है? इसको अभी हम आगे देखते हैं, लास्ट वाले कॉलम को। और दूसरा कारण हमें लगा कि छात्र-छात्राओं को राजनैतिक मानचित्र का ज्ञान नहीं है। इसके लिए प्रमाण आप लिख सकते हैं कक्षा शिक्षण में स्वानुभव, यानी टीचर ने पढ़ा रहा था और उसको अनुभव हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो राजनैतिक मानचित्र के बारे में नहीं जानते। तो इसका समाधान भी हम कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि राजनैतिक मानचित्र क्या है। उसके बाद लास्ट अगला कारण है कि छात्र-छात्राओं को प्रकरण का ज्ञान प्राप्त करने की रुचि का विकास नहीं है। जो बच्चे हैं वो ज्योग्राफी से संबंधित प्रकरणों को जानने या समझने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या लिख सकते हैं हम? जो प्रमाण है, एविडेंस है, भूगोल की रुचि से संबंधित प्रश्न किए गए। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आप छात्र-छात्राओं से करते हैं तो उनकी रुचि के बारे में पता चलता है। तो इसका भी समाधान हम कर सकते हैं उनमें जो रुचि और क्षमता है भूगोल विषय के प्रति हम विकसित कर सकते हैं। दूसरा शिक्षक के द्वारा भूगोल के प्रकरणों का शिक्षण करते समय किसी प्रकार के मानचित्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है हमारी इस समस्या का। अब इसके पीछे क्या लिखेंगे कि सहायक सामग्री से संबंधित अनुभवों को प्रस्तुत करें। तो जो कक्षा में छात्र-छात्राओं ने भूगोल पढ़ा तो उसमें जो भी टीचिंग एड टीचर्स ने यूज़ किए हैं, उनके बारे में जो एक्सपीरियंस है उनके लर्निंग एक्सपीरियंस है, पूछा गया तो बच्चों ने कुछ जवाब नहीं दिया, यानी मानचित्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका भी समाधान हम कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद अब लास्ट कॉलम को समझते हैं। तो लास्ट कॉलम में हम ये देखते हैं प्राथमिकताएँ। सबसे पहले किस समस्या पर हमें काम करना चाहिए? तो जो समस्या पर सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता है वो ये होनी चाहिए, जो ये वाली कि रुचि अगर हम अपने विषय के प्रति विकसित करते हैं तो डेफ़िनेटली ये है कि हम उससे अन्य प्रकरणों को आसानी से समझा सकते हैं, इसलिए मैंने इसे 1 नंबर दिया है। दूसरा है कि मानचित्रों का प्रयोग हम अधिक से अधिक करें, तो ये इस प्रकार की समस्या नहीं रहेंगी। उसके बाद तीसरा मुझे लगता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्रों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि अलग-अलग मानचित्र हैं। भौतिक मानचित्र ये है, राजनैतिक मानचित्र ये है। तो इसलिए मैंने इसे तीसरा दिया कि इस पे हम तीसरे नंबर पे हम ध्यान देंगे और लास्ट में हमने कहा
कि राजनैतिक मानचित्र का ज्ञान। अब हमने कहा कि चौथा हमने इसे दिए, फिर जब अलग-अलग प्रकार के मानचित्र बच्चे समझ लेते हैं, तो फिर हम राजनैतिक मानचित्र को डिटेल से समझा सकते हैं। तो इस तरीके से जो कारण हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं। अब इन कारणों को ध्यान में रखते हुए हम परिकल्पना बनाते हैं, क्रियात्मक परिकल्पना। परिकल्पना पीछे मैंने बताया कि आपको संभावित समाधान समस्या का। तो पहली संभावित समाधान मुझे ये लगा कि छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का ज्ञान प्रदान किया जाए तो छात्र-छात्राएँ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र को पहचान कर सकेंगे। कि अलग-अलग प्रकार के मानचित्र हम बता देते हैं और ठीक से समझा देते हैं तो वो पहचान पाएँगे। दूसरा हमें लगा कि अगर इससे हमें काम नहीं चलता है तो फिर छात्र-छात्राओं को भारत और विश्व के राजनैतिक मानचित्र का ज्ञान कराया जाए, तो छात्र-छात्राएँ अ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमांचल की पहचान कर पाएँगे। तो अलग-अलग मानचित्र हमने बताए, उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे समझ आएँगे कि ये भौतिक मानचित्र है, ये राजनैतिक मानचित्र है, इसमें सीमाएँ ऐसी होती है। फिर भी अगर नहीं होता है, तो सारे बच्चे दूसरे में हम जानेंगे, जिसमें कि भारत और विश्व के राजनीतिक मानचित्र का हम गहन अध्ययन छात्र-छात्राओं के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ये परिकल्पना बन गई। अब ये जो परिकल्पना बनी है, अब इसके लिए हमने कहा ये वाला जो प्रथम परिकल्पना का क्रियान्वयन है, ये ये जो पहली परिकल्पना है, इसके लिए हमने जो एक्टिविटी हमने रखी है, वो ये है, फर्स्ट और सेकंड। और पहली एक्टिविटी ये है, दूसरी। तो पहली एक्टिविटी है, छात्र-छात्राओं को मानचित्र की आधारभूत जानकारी प्रदान की गई। तो बेसिक जो नॉलेज है, वो हम छात्र-छात्राओं को देने का कोशिश करते हैं और व्याख्या के द्वारा हम चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, मेथड। तीसरा हमने कहा साधन, तो साधन में हमने भारत का मानचित्र ले लिया और अवधि साधन। तक हम बीच-बीच में हम अन्य प्रकरण भी पढ़ा रहे हैं और इस समस्या पर भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है? 7 दिन तक हमारा सब कार्य चला, तो काफ़ी सारे बच्चों को ये मानचित्र की जानकारी मिल जाएगी। तो दूसरा हमने कहा विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का ज्ञान प्रदान। अब हमने पहले मानचित्र समझाया, अब अ, अलग-अलग प्रकार के मानचित्र हम समझाएँगे और इसमें मेथड मानचित्रों का प्रदर्शन, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमने यूज़ कर दिया। और इसमें हम टूल जो यूज़ करेंगे, भौतिक और राजनैतिक मानचित्र हम इसमें यूज़ करेंगे। ये अवधि 7 दिन तक। अब जब ये 2 क्रियाकलाप हम 14 दिन तक करेंगे, तो इससे संबंधित जो डाटा है, वो हमने कलेक्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे? वो इसके थ्रू करेंगे। ये जो टूल्स हमने लिखे थे, टूल फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ये जो टूल यहाँ पे लिखे हैं, ये आपकी समस्या के अनुसार होंगे। इस समस्या के समाधान के लिए मुझे लगता है कि क्वेश्चनेयर और ऑब्जर्वेशन हो सकता है। और जैसे कि कुछ बच्चे इंडिविजुअल केस स्टडी आप करते हैं बच्चों की, तो उसमें क्युमुलेटिव रिकॉर्ड, इंटरव्यू या केस हिस्ट्री मेथड वो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अनुसार ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि बच्चे मैप का किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चनेयर है वो आप डेवलप कर सकते हैं इस प्रकार के मानचित्र के अध्ययन के लिए। तो जब आपने ये काम किया और उसके बाद इनमें से ये दोनों का आपने यूज़ किया और लिखना है आपने ऑब्जर्वेशन आपने किया है, नोट डाउन करना है कि इन 7 दिनों में 7 और फिर इस वाले 7 दोनों में 14 दिन में क्या-क्या काम परिवर्तन छात्र-छात्राओं में हुआ, ठीक है? क्वेश्चनेयर का भी आप यूज़ करके छात्र-छात्राओं को इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ डाटा हमारे पास हो गया। अब इसमें जो भी हमने किया था और डाटा हमने लिया था, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे परिणाम फाइंडिंग में कि हाँ भाई हमने इस परिकल्पना के अनुसार ये कार्य किए और इसमें इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया और मानचित्र का प्रयोग किया गया, इतने समय तक किया गया और इससे जो परिणाम प्राप्त हुए वो जो हमारे निरीक्षण है और क्वेश्चनेयर है उसके प्रश्नावली के द्वारा इस प्रकार के परिणाम हमें प्राप्त हुए और इतने प्रतिशत छात्र-छात्राओं को मानचित्र की काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। काफ़ी सारे बच्चों को जानकारी मैप की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे राजनैतिक मानचित्र के बारे में अच्छे से समझ भी गए हों।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कितने परसेंट प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है समस्या के समाधान के लिए। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहे, इसीलिए हमने दूसरी परिकल्पना भी सोच के रखी हुई है। तो हमें पता चला कि 50% या 60% बच्चे काफ़ी गए हैं। अब ये है कि हमें शिक्षण के सिद्धांत ये बताते हैं कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिएगा आपके ज्ञान विज्ञान से। तो इसलिए हमने दूसरी परिकल्पना भी बनाई है और इसमें हमने लिखा है कि छात्र-छात्राओं को भारत के राजनैतिक मानचित्र का ज्ञान प्रदान किया गया। अब हमने कहा कि भारत का जो राजनैतिक मानचित्र है, पॉलिटिकल मैप है, उसकी हम डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ इसमें राज्यों और जनपदों के बीच की जो सीमाएँ हैं, उनकी जानकारी हम देंगे और बच्चा आइडेंटिफ़ाई कर पाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कक्षा शिक्षण में भौगोलिक प्रकरणों को समझाने के लिए ये राजनैतिक मानचित्र का प्रयोग किया गया, ठीक है? और प्रयोग किया गया और इसके जो व्याख्या है, वो की गई। यानी व्याख्या विधि का हमने प्रयोग कर दिया इसमें, ठीक है? और इसमें जो साधन यानी चीज़ें हमने यूज़ किया वो भारत का राजनैतिक मानचित्र हमने यूज़ किया और ये 7 दिन तक हमने काम तो यानी जो भारत का राजनैतिक मानचित्र है, उसकी हमने डिटेल से व्याख्या की और व्याख्या विधि के द्वारा हम समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ आप डेमोंस्ट्रेशन भी आप लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमने मानचित्र भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी इसमें होगी, दूसरी परिकल्पना के समाधान के लिए छात्र-छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जानकारी प्रदान करना, ठीक है? विभिन्न देशों के मध्य स्थित सीमाओं की पहचान कराने का प्रयास करना। अलग-अलग देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अब इसमें मैंने लिखा है कि प्रश्नोत्तर विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया, साथ ही साथ आपने मानचित्र को प्रदर्शित भी किया। मानचित्र को आपने प्रदर्शित भी किया, तो आपको यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन भी मैप का हुआ, ठीक है? उसके बाद इसमें हम टूल भी लिखेंगे कि क्या का राजनैतिक मानचित्र हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और ये आपने 7 दिन तक किया। तो जब इस प्रकार का फिर ये 14 दिन अब ये डेज़ ऐसे नहीं कहेंगे आप जो 7 ही लिखने हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि 7 हो, 1 हफ्ता हो। तो ये डेज़ आपकी समस्या के अनुसार 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं अगर इस वाली परिकल्पना पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है? और हमारा समाधान नहीं मिल रहा है, तो 8 या 9 दिन और आगे बढ़ जाएगी हमारी इस परिकल्पना पे। तो ये अवधि ऐसा नहीं आप समझें कि 7 ही दिन लिखना है, ठीक है? ये समस्या पे हम काम इस तरीके से करेंगे। अब हमने जैसे पहली क्रियात्मक परिकल्पना एक्शन हाइपोथेसिस का बारे में लिखा था यहाँ पे फाइंडिंग में आप लिखेंगे। आपने जो भी किया है इसका जो ऑब्जर्वेशन है, जो डाटा है, वो किसके थ्रू आप लेंगे, यहाँ पर जो मैंने टूल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, टूल्स यहाँ पे लिखे हैं, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर भी आप इसकी ऑब्जर्वेशन की लिस्ट बनाएँगे कि हाँ भाई 14 दिन तक बच्चों के व्यवहार में क्या-क्या परिवर्तन हमें दिखा। ठीक है? साथ ही साथ क्वेश्चनेयर का यूज़ करते हुए आप छात्र-छात्राओं को सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितना वो सीखे हैं। तो दूसरी जो परिकल्पना है हमारी यहाँ पर ये वाली, उसकी जो एक्शन हाइपोथेसिस है उसको हमने टेस्ट किया और इसके बाद यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसी परिकल्पना की पहली परिकल्पना की जो क्रियान्वयन किया गया था उसका ऊपर और दूसरी का यहाँ पर हमने लिखना है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल हमने लिखनी है और डाटा मैंने अभी बताया कि टूल से आप लेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे और लास्ट में दोनों परिकल्पनाओं का जो कन्क्लूज़न है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? कि हाँ भाई इसमें तो पूरा आ जाएगा, समझ आ जाएगी इस जो इंटर कॉलेज है, विद्यालय है, इस कक्षा में इस विषय के अंतर्गत ये समस्या की पहचान की गई और उसमें पहली परिकल्पना ये बनाई गई, उसमें ये परिणाम प्राप्त हुए, दूसरी में फिर ये परिकल्पना बनाई गई, ये कार्य किए गए और ये परिणाम प्राप्त हुए और लास्ट में आप लिखेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो गया, ठीक है? तो अगर आप मैं समझता हूँ कि अगर इतनी जितनी मैंने बताई है, तो इसमें इस प्रकार की समस्या के आप समाधान कर सकते हैं।
हो सकता है किसी भी कई ऐसे रिक्शन एक्शन रिसर्च हो सकते हैं जिसमें आपको व्यय भी करना पड़े, ठीक है? तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं लास्ट में कि हाँ, इतना व्यय हुआ। उसके बाद यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ, पुस्तकें आप ज़रूर लिखें कि जब भी आप कुछ भी काम करते हैं तो बिना पढ़ाई-लिखाई के तो नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, इनको भी आप बिब्लियोग्राफ़ी आप यहाँ पे लिखेंगे कि कौन-कौन सी बुक्स और रेफ़रेंस बुक आपने पढ़ी है और वेबसाइट वगैरह, इंटरनेट वगैरह आपने यूज़ किया है, आप सब इसमें लिखेंगे। तो इस तरीके से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या का समाधान हो जाता है और ये जो बच्चे हैं वो बाद में हमारे कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि हाँ भाई, उनको उनका जो टीचर है वो जो पूरा पॉलिटिकल मैप है, चाहे वो भारत या विश्व के, उनको समझ पाएँगे। तो इस वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया कि पूरा प्रारूप क्या है, ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू। ओके।